अस्सलामुअलैकुम न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, मुल्क की हालात की गहमा गहमी में रोज़ रोज़ नई नई चीज़ें सामने आती हैं। ऐसे में आज हम एक अहम टॉपिक पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स बिल, इसके लाने का क्या मकसद है, इस पर हमने कुछ बात करनी है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जो है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से, और इसके साथ साथ ऑयल कंपनीज के हवाले से। ऑयल कंपनीज जिस तरह से इस वक्त आवाम को एक किस्म का कैप्चर किए बैठी हैं और ख़ास तौर पर हुकूमत उनके पीछे चलने पर मजबूर है, इस पर हमने बात करनी है। और उसके साथ साथ बहुत से और ऐसे मामलात के जिनके ऊपर आज बात करना प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आमिर मुगल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। अरबाब खिजर हयात साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। और हम्माद हसन साहब, सीनियर तजियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद हसन साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हम्माद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम्माद साहब, नित नए कवानीन आते रहते हैं, यूं लगता है कि अब शायद आवाम की सांस कंट्रोल करना बाकी रह गया है। सर, ऐसे कवानीन लाने की जरूरत क्या पड़ती है? क्या पिछले कवानीन जो हैं वो कम पड़ जाते हैं आवाम को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, इस हुकूमत को यानी हम एक तरफा बात नहीं कर सकते। कुछ हवालों से कामयाबी भी मिली, यानी इंडिया के साथ मामला आया जंग का, तो पाकिस्तान को एक तारीख साज कामयाबी मिली। फिर ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग का मामला आया तो एक बड़ी सफारती कामयाबी पाकिस्तान के हाथ आई, और ये एक बहुत हिस्टोरिकल कामयाबी थी। इसके साथ कुछ मामलात हैं जिस पर इस हुकूमत को कोई कामयाबी नहीं मिली। उसमें एक मुआशी कामयाबी है कि हुकूमत ने मुआशी चैलेंजेस जो हैं उसको अभी तक हैंडल नहीं किया, यानी माशी मुश्किलात का शिकार है ये मुल्क अभी तक। इसी तरह दहशतगर्दी का मामला है तो दहशतगर्दी में कोई कामयाबी नहीं हुई। कल भी कराची में हमला हुआ, ये नाकामियां हैं। लेकिन बात होगी आईन और कानून की बालादस्ती, या जिस तरह आपने तरामीम के हवाले से सवाल पूछा, तो मैंने तो ज़ाती तौर पर कभी इसकी हमायत नहीं की कि आईन और कानून की बालादस्ती के लिए इस हुकूमत का कोई बड़ा किरदार सामने आया है। यानी 26वीं और 27वीं तरामीम हमारे सामने हैं। हमारी अदलिया को मज़ीद कमज़ोर कर दिया गया। वो अदलिया जिसका ट्रैक रिकॉर्ड पहले से अच्छा नहीं था, यानी मुंतखब वज़ीर आज़म फांसी चढ़े थे, 45 साल बाद उस पर मुआफ़ी मांगी थी। फिर डिक्टेटरों और आमरीतों की हुकूमतों को हमेशा अदलिया ने सपोर्ट किया था, लेकिन इसके बावजूद उस अदलिया को भी मज़ीद कमज़ोर बना दिया गया। 26वीं और 27वीं तरामीम के ज़रिए जो आपका सवाल है उसमें तो दो हवाले हैं कि आप आईन और कानून के हवाले से भी पूछ रहे हो और आप मईशत के हवाले से, तो इन दोनों हवालों से तो मौजूदा हुकूमत को कितन कोई कामयाबी नहीं मिली है। अगर कोई इस हवाले से अपने दलाइल या अपनी मंतिक ले आता है तो हमें भी बता दे कि इस हवाले से कौन सी कामयाबी इस हुकूमत के हाथ आई है। ठीक, चलिए ठीक। हमारे साथ अरबाब खिजर हयात साहब मौजूद हैं। अरबाब खिजर हयात साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अरबाब साहब, आपको भी हमने देखा अक्सर व पेशतर हमारे प्रोग्राम में आपने गुफ्तगू की कि जैसे ही आलमी जो है वो मामला बेहतर होते हैं, तेल की कीमतें कम होती हैं, तो रिलीफ जो है वो फ़ौरन आवाम तक पहुँचेगा। तो सर, अब आलमी सतह के ऊपर तो ऑयल की प्राइसेस बहुत कम हो गई, लेकिन सर अभी तक आवाम रिलीफ के मुंतज़िर हैं। सर, ऐसा क्यों, डिले क्यों हो रहा है इस रिलीफ में? सर देखिए सलमान भाई, अगर हम पूरी दुनिया पर नजर दौड़ाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त माशी सूरत हाल बेहतर नहीं है। ये एक हकीकत है जिसे हमें छुपाना नहीं चाहिए। और जहां तक आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो अगर हम चंद महीने पीछे चले जाएं तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में लाइनें लगी थी, वहां पेट्रोल नहीं मिल रहा था किसी को। लोग जो है ना, तो मेरे ख्याल में दिन रात पेट्रोल पंपों के बाहर खड़े थे और फिर कहीं 2 दिन बाद उनका नंबर आता था। लेकिन शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई बहरान पैदा नहीं हुआ था, और ये हुकूमत की पॉलिसी की वजह से, कि हुकूमत की एक अच्छी पॉलिसी थी जिस वजह से लोगों को, ठीक है महंगा पेट्रोल मिला है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं मिला है,
लेकिन देखिए मिल तो रहा था ना। अगर एक चीज आपको मिल ही नहीं रही हो और आप फिर चाहे कि ये मुझे ये 1000 रुपए की मिल जाए, 2000 रुपए की मिल जाए, तब भी आपको ना मिल रहे हो, तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल नहीं थी, और ये हमारी कामयाब जो है ना वो पॉलिसी की वजह से इस किस्म के इकदाम हो रहे थे। दूसरी बात ये कि आप कह रहे कि पेट्रोल क्यों महंगा नहीं, ये सस्ता क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए अभी जुम्मा एक गुजर जाता है, दूसरा जुम्मा आने में मेरे ख्याल में 2-3 दिन गुजरे नहीं होते कि फिर जुम्मा आ जाता है। तो अगले जुम्मे को कौम को खुशखबरी मिलेगी, इस दफा भी मिल रही थी। लेकिन देखिए कुछ बातें ऐसी होती है ना कि जिसे यानी हम कह भी नहीं सकते हैं मुल्क की मुफाद की खातिर। तो अगला जुम्मा आने वाला है, तो ये खुशखबरी सर पिछले जुम्मे नहीं मिल जानी चाहिए थी सर। नहीं तो देखिए ना, मैंने तो आपको बताया ना कि कुछ फैसले मुल्क के मुफाद में भी करने पड़ते हैं ना। आप सिर्फ ये तो नहीं देखेंगे कि चले पेट्रोल बस 100 रुपए आप सस्ता कर ले और मुल्क बाढ़ में जाए, इस तरह तो हो नहीं सकता है। जो इक़्तिदार में बैठे होते हैं ना जी, वो मुल्क की सोचते हैं। वो जो है ना वो इस तरह नहीं सोचते हैं कि बस चले हम इस हफ्ते वो पेट्रोल सस्ता कर लेंगे और बस आवाम को रिलीफ मिल जाएगा, आवाम खुश हो जाएगी। सर जुमे की आने वाले जुमे की इस तरह नहीं होता है सर। आने वाले जुमे की आपने बात की है, तो सर कितना रिलीफ मिल जाएगा, आवाम क्या एक्सपेक्ट करें सर, कितनी कम हो रही कीमत? देखिए जहां तक मेरी इतलात है तो मेरे ख्याल में 250 से ज्यादा कम हो जाएगी, रेट जो है वो 250 से कम आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखेंगे ना कि मुल्क के हालात को हम देखते हैं ना, मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो ये चीजें भी कम होती जाएगी, महंगाई भी खत्म होगी, सब कुछ खत्म होगा। लेकिन जिस तरह जो हमारे साहब ने एक बात कही ना, मैं जरा हमाद हसन साहब की बात की तरफ आता चलूं। उन्होंने एक बात कही कि जो इस वक्त हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो दहशतगर्दी है। हम देखें, हम तो यहाँ खैबर पुख्तूनख्वा में बैठे हुए हैं, हम तो लाशें उठा उठाकर थक गए हैं। ऐसा दिन नहीं होता है कि यहाँ पर हम लाशें ना उठा रहे हो, यहाँ पर हम जनाजे ना पढ़ रहे हो। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरह सोचना चाहिए, चाहे वो अपोजिशन जमाते हो, हुक्मरान जमाते हो, जो कोई भी सिविल सोसाइटी हो, हमें सबसे पहले इस दहशतगर्दी को खत्म करना है। बाकी अगर हम होंगे, जिंदा होंगे, आप होंगे, हम सब होंगे, तो मुल्क भी इंशाअल्लाह तरक्की भी करेगा और आगे की तरफ भी जाएगा। ठीक हो गया, चलें ठीक, आपका इस हवाले से पॉइंट आ गया। हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर आमिर हसन साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बैरिस्टर साहब जो है मेनली तो आपने कंधा दिया हुआ है सर इस हुकूमत को, लेकिन सर इस वक्त कश्मीर में फिर आमने सामने की सर पॉलिसी है सर, वहां पे क्या हो गया? बहुत शुक्रिया जी। देखिए कंधा तो नहीं दिया, ये हुकूमत है, कोई ताबूत तो नहीं है कि हमने कंधा दिया हुआ है। अब बात यह है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में इसी तरह होता है कि कोई जो पार्टीज होती है मिलकर गवर्नमेंट बनाती है, हम पार्लियामेंट है, कोई एक पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती। पीटीआई हुकूमत बनाने से मफरूर हो गई, हमने उन्हें भी ऑफर की थी, ये हमारे पास चल के आए, हम इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अब एक वक्त है, अच्छी पॉलिसीज होंगी तो अवाम इन्हें अगले इलेक्शन में अच्छा रिजल्ट देंगे, नहीं होंगी तो अवाम इन्हें रिजेक्ट कर देंगे। यही जमहूरी तरीका है। पीपल्स पार्टी क्योंकि तीसरी बड़ी जमात है तो हम खुद तो हुकूमत फॉर्म नहीं कर सकते, तो दो बड़ी जमातें जो थी हमसे ज्यादा सीटों वाली, उनमें से जो भी गवर्नमेंट बनाए उसके साथ है। अब ये है कि जहाँ पे हुकूमत अच्छा काम करती है हम सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे कोई गलत काम होता है हम उसे रोकते हैं, उसके खिलाफ खड़े होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर बारहा हमने ऐसा किया है। अब आपने कश्मीर की सूरत हाल पे बात की है तो हमारा इख्तलाफ है, क्योंकि PMLN कभी भी मामला को सियासी तौर पे हैंडल नहीं करती है। एक तो इनमें सियासी मुशावरत का शदीद फुकदान है, दूसरा मियां शहबाज शरीफ साहब की हद तक तो हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उनकी कैबिनेट के अंदर ज्यादातर लोग या तो उनकी पार्टी में ऐसे हैं जिनसे मियां साहब की नहीं बनती, और या फिर ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है जिसकी वजह से पॉलिटिकली ये गवर्नमेंट बहुत कटी हुई है। अब वो अवाम जब कोई अपने मुतालिबात सामने रखते हैं या एहतजाज करते हैं तो उससे जो जमहूरी तरीका है उससे निपटा नहीं जा रहा। तो कश्मीर के अंदर हमने जो तरीकाकार इख्तियार किया मुज़ाकरात का, और जिस तरह लेकिन वफाकी हुकूमत से कुछ मुज़रा ने जो लहजा इख्तियार किया, जिस तरह एकदम तो गद्दारी के फतवे बटने लगते हैं और बातें उन्हें लगती हैं, जिससे कि वो मुज़ाकरात को भी नुकसान हुआ और वहां पे हंगामा रही बड़ी है। तो हम समझते हैं कि सियासी मामलात को हमेशा सियासी तौर पे हल करना चाहिए। PMLN को हम बड़ी देर से इनकी उंगली पकड़ के 1999 से इन्हें हमने मुशर्रफ व जमहूरियत किया है,
इन्हें जमहूरी रिवायात की तरफ लाते हैं, लेकिन इनका एक अलमिया है कि ये जब हुकूमत में होते हैं या ताकत में होते हैं तो इनका एटीट्यूड और होता है, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर जमहूरियत की बड़ी बड़ी बात होती है, लेकिन हुकूमत में आते ही फिर वो जमहूरी रिवायात को भूलने लगते हैं और जमहूरी तरीकाकार को। तो हम यही इन्हें याद दिलाते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी भी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, पाकिस्तान की आइन देने वाली, पाकिस्तान को जमहूरियत देने वाली, तो हम फिर यही कर सकते हैं कि सियासी जमातों को सियासी रास्ते पे आने की दावत देते रहे। बिल्कुल ठीक। और इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर में, वहाँ पर नेशनल एक्शन कमेटी जो है उसके शरपसंदों को कुचलना भी ज़रूरी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आमिर मुगल साहब मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। आमिर मुगल साहब, बहुत शुक्रिया सर। एक नया दावा कर दिया गया है, एक दफ़ा फिर से सड़कों पर आने का कहा जा रहा है सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से। सर, ना आप हुकूमत को टफ टाइम देते हैं, बस यूँ लगता है कि शायद एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ अपने सपोर्टर को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सलमान कियानी साहब आपका। सबसे पहले तो मैं हैरान और परेशान हूँ मेरे मोहतरम भाई की जस्टिफिकेशन पे, जो ये पेट्रोल के महंगा होने पे दे रहे थे, राम कहानियां सुना रहे थे। मुल्क के बेहतरीन मफाद में पेट्रोल महंगा करना पड़ता है, मुल्क के बेहतरीन मफाद में पेट्रोल का रेट कम हमने नहीं किया। तो भाई सीधा सीधा सवाल है 2 + 2 4 का। जब जंग शुरू हुई $76 फी बैरल आलमी मंडी में रेट था, आज $72 फी बैरल है, उससे भी $4 नीचे आ गया है। ये पेट्रोल आपको कास्ट कर रहा है ₹150, ₹160, ₹140 पेट्रोल और डीजल। आप इसको ₹300 क्यों बेच रहे हैं? सीधा सीधा कौम की जेब पे आप डाका क्यों मार रहे हैं? इसका जवाब दें। आपका जवाब यह है जी कि हमें चूंकि वो टैक्स इकट्ठा नहीं होता। वो भाई अगर टैक्स इकट्ठा नहीं होता, आप आप गवर्नमेंट छोड़ दें। आपको किसने कहा कि आप गवर्नमेंट करें? वैसे भी अवाम ने तो आपको वोट दिया होगा नहीं है। तो इसलिए मेहरबानी करें, ये जो पेट्रोल आपको 140, 50, 60 रुपए कास्ट कर रहा है और आप इसको ₹300 बेच के आप अपनी अयाशियां पूरी कर रहे हैं, आप अपनी करप्शन पूरी कर रहे हैं, आप अपने खाबे पूरे कर रहे हैं, आप अपने अल्ले तल्ले पूरे कर रहे हैं, आप अपने क्या अरबाब साहब बात कर लेने दें उन्हें। सर, अरबाब साहब उनको बात पूरी कर लेने दीजिएगा। देख रही है आप अच्छा ठीक, अरबाब साहब उन्होंने सर आपके पॉइंट पे खामोशी इख्तियार की। सर जरा 1 मिनट जरा सुन ले, उनकी बात सुन ले। जी आमिर साहब, आता हूँ सर। आपकी तरफ आते हैं। आप जो मर्जी करें कि आपका जवाब भी ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी दूसरा, आपने कियानी साहब बात की, मैं बड़ा सख्त एहतजाज करता हूँ आपसे। आपने कहा कि जी एक्शन कमेटी के शर्त पसंदों से निपटा जाए। कौन सा शर्त आपने देखा जी एक्शन कमेटी में? वो अपने अवाम के हकूक मांग रहे हैं, वो आजाद कश्मीर की अवाम से अशराफिया का जो गलबा है उसका खात्मा चाहते हैं, वो इलेक्शन में धांधली का खात्मा चाहते हैं, जो 12 सीटों के नाम पे इलेक्शन मैनेज करके वहां का इलेक्शन लूटा जाता है उसका खात्मा चाहते हैं, वो सीटी स्कैन की मशीनें चाहते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी के लल्ले तल्ले खत्म करना चाहते हैं, वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली, सस्ता पेट्रोल चाहते हैं। आप उन्हें शर्पसंद प्यारे हैं। एक तो रियासत उन्हें गोलियां मार रही है, उन्हें शहीद कर रही है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, मस्जिदों में घुस के, घरों में घुस के उनको मारा जा रहा है। और फिर आज टी-टैप की क्या वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई सर, उन्होंने भी तो सर, अगर आप फिर आप उनकी भी सूरत हाल देखें सर, बहुत से पुलिस वाले भी शहीद हो गए। सर जी जी जी, उनको जाने क्यों नहीं दिया? सर जवाब दें सर, बात करें सर। बिल्कुल बिल्कुल। आज जब जा रही थी टी-टैप की क़यादत उनसे मिलने, उनके मुतालबात सुनने, उनके इज़हार यकजहती करने, उनकी और हुकूमत के दरमियान को मामला कोशिश करनी थी, क्यों नहीं जाने दिया उनको? बात यह है कि अली साहब, जो फोर्सेज के जवान वहां पे शहीद हुए हैं वो भी मेरे जवान है। मैं ये नहीं कह रहा कि फोर्सेज का अगर कोई जवान शहीद हुआ है तो वो गलत हुआ है, लेकिन उन फोर्सेज के जवानों को शहीद किसने किया है? सवाल तो ये है। तो सर फिर सवाल ये भी तो है ना कि सर फिर अगर वो शरपसंद नहीं है तो सर शहीद कैसे हो गए? सर तो मैं यही तो सवाल कर रहा हूँ, कौन करेगा उसकी इंक्वायरी? यहाँ पे इस्लामाबाद में बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रेंजर्स के जवान अपनी गाड़ी के नीचे, रेंजर्स की गाड़ी के नीचे आकर शहीद हो गए। आपने फरियाद तरीके ठीक हो गया सर, बिल्कुल पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद बिल्कुल जो फोर्सेज के जवान शहीद हुए वो भी मेरे हैं, उन्हें बिल्कुल ठीक हो गया। हमाद साहब सर, जो अब हम सारी सूरत हाल देखते हैं तहरीके इंसाफ की और ख़ास तौर पर हुकूमत के दरमियान, सर जो मिसाके जमहूरियत की बातचीत हो रही है, क्या समझते हैं सर, कितना एक वायबल है ये सारा मामला? ऐसा हो सकता है अगर हम जो माजी का कंडक्ट है इनका उसको सामने रखें?
देखिए क्यों दोनों नहीं तरफ। होना चाहिए किसको इनकार है। दोनों सियासी जमातें हैं, दोनों के साथ अवाम हैं। ये एक मकबूलियत का पलड़ा जी, आवाज़ कभी एक नहीं का आ रही। भारी होता है, कभी दूसरे का भारी होता है। इसको इतना मतलब है, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। यानी जब इमरान खान इक़्तिदार में थे उस वक्त नवाज शरीफ का इक़्तिदार मकबूलियत का पल्ला भारी था। इस वक्त इमरान खान मजलूम है, मुश्किलात का शिकार है, उनका पल्ला ये हमारा इज्तिमाई मिजाज है, इसी तरह होता है। लेकिन वो सियासी जमातें तो है। अगर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ जी। दोनों मीसा की जमहूरियत कर सकते थे, अगर दोनों एक ट्रैक का इंतखाब कर सकते थे कि हमने जमहूरियत के लिए हमने यकसू होकर एक ही नुक्ते पर आगे जाना है, और वो नुक्ता है आईन व कानून की बालादस्ती। इस मुल्क में कितन आईन व कानून की बालादस्ती नहीं है। इस मुल्क में 40 साल मार्शल लॉ लगी। इस मुल्क में आप देख लें, फेरोज खान नून और हुसैन शहीद सहरवर्दी से आते आते मामला फातिमा जनाब, भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ और अब इमरान खान तक आ गया है। हम कब तक इन हालात का शिकार रहेंगे? कब तक इस मुल्क में पार्लिमान कमज़ोर होगा, आईन व कानून की बालादस्ती नहीं होगी? लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि जो सियासी जमात इक़्तिदार में आती है वो अपने बयानिए को भूल जाते हैं। यानी इस वक्त आप देख लें, जिन दो जमातों ने मीसा की जमहूरियत किया था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, क्या वो दोनों जमातें आईन व कानून की बालादस्ती के लिए यकसू हैं? क्या वो उस पर मुत्तफिक हैं? उसके लिए कोई जदोजहद कर रहे हैं? उन ही जमातों के इक़्तिदार के दिनों में हमने 26वीं और 27वीं तरामीम देखे, हमने 28वीं तरमीम का भी सामना है। गोया इक़्तिदार ने उनसे उनका बयानिया और मीसा की जमहूरियत छीन लिया। इसी तरह इमरान खान जब इक़्तिदार में थे तो उन्होंने भी यही किया था। जब जस्टिस विकार सेठ ने फैसला दिया तो उसकी सबसे बड़ी मुखालिफत उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म इमरान खान ने की थी। आज उनको आईन व कानून की बालादस्ती याद है। तो मसला ये है कि ये सियासी जमातें अवाम उनके साथ खड़े हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब GT रोड पर निकले थे, वोट को इज्जत दो और आईन व कानून की सुपरमेसी का नारा लगाया था, अवाम उनके साथ निकल आए थे। लेकिन क्या वो नवाज शरीफ आज अपने बयानिए पर खड़े हैं? तो अलमिया ये है कि हमें जरूरत है आईन व कानून की बालादस्ती की, और आईन व कानून की बालादस्ती से किसी को खतरा नहीं है। उससे इदारे भी महफूज हो जाएंगे, अफराद भी महफूज हो जाएंगी, मुल्क भी महफूज हो जाएगा। तब हम आगे की तरफ जाएंगे जब आईन व कानून की बालादस्ती हो। लेकिन इक़्तिदार के लिए इस बयानिए को हर सियासी जमात छोड़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। अरबाज साहब, सर बल्दियाती इंतखाबात जो है, यूं लगता है कि इस वक्त जो है वो जो है पीपल्स पार्टी ने नून लीग की छेड़ बनाई हुई है। सर क्या वजह है कि सर क्यों नहीं करवाए जाते? उसमें क्या रुकावट है? देखिए, पहले तो मैं जरा बैरिस्टर साहब के सवाल का जवाब देता चलूं, फिर मुझसे भूल जाएगा कि बैरिस्टर साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमें जमहूरियत का दर्स ना दे। जमहूरियत हम जिस तरह समझते हैं ना, तो कोई भी सियासी जुमात इस तरह नहीं समझती है। और जमहूरियत के लिए हमने जो कुर्बानियां दी है ना, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है कि हमें जो है ना जमहूरियत की बहाली के लिए हमें 4 बाय 4 कमरों में बंद कर दिया जाता था। तकरीबन 14-15 मरतबा तो मुझे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता था। ऐसे जेल होते थे कि वहां पर तो आप वो वैसे सोचकर भी इंसान डर जाता है। तो देखिए, हमें जमहूरियत का कोई दर्स ना दे, हम जमहूरी लोग हैं और हम जमहूरियत समझ सकते हैं। जहां तक बलदियाती इलेक्शन की बात है, तो देखिए, अगर जिस तरह के बलदियाती इलेक्शन सिंध में हुए हैं तो हम उस तरह बलदियाती इलेक्शन नहीं चाहते हैं। बराए नाम वहां पर आप देखे सिंध के हालात, आप देखे कि वहां पर तो अगर मेरे ख्याल में आप भी के शो में मैंने पहले भी कहा था कि वहां पर जो गंदगी के ढेर है, जो वहां पर जब वहां के हालात है, ढक्कन सड़कों पे नहीं है, नाले कूचे, आप देखे हैरान हो जाएंगे। और बलदियाती इलेक्शन तो होते ही इसी के लिए है कि ये जो निचली सतह पर वो एक मुंतकिल हो जाते हैं इख्तियारात, और निचली सतह पर जो काम होते हैं, तो वहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हम तो उस तरह बलदियाती इलेक्शन नहीं चाहते हैं। अगर उस तरह हम चाहते तो अब कब का हो चुके होते। देखिए, अब खैबर पुख्तूनख्वा में भी यहाँ पर भी मुद्दत खत्म हो चुकी है। यहाँ पर तो कोई बलदियाती इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रहे, यहाँ पर भी बलदियाती
बलदौती इलेक्शन को होने चाहिए और हम चाहते हैं कि बलदौती इलेक्शन हो, हम उसकी मुखालिफत नहीं करते हैं, लेकिन ठीक देखिए है। उसके लिए एक मौजूदा हुकूमत जो है ना वो उसके लिए एक पॉलिसी बना रही है कि निचली सतह पर बिल्कुल ठीक हो गया। मुस्तकिल हो तो फिर वो सही मानों में हो। बिल्कुल ठीक पॉइंट आ गया जी। बैरिस्टर साहब, सर आप किनको ताना दे रहे हैं सर? उन्होंने तो जेलें काटी हैं सर, वो तो कहते हैं कि हमने तो जमहूरियत को खुद से सांचा है सर। मेरे ख्याल से जब ऐसी बातें करें, तारीख सबके सामने है, किसने जेलें काटी हैं और कौन भागता रहा है डील करके, ये तो कोई छुपी बात नहीं है। कुर्बानियां लोग जानते हैं, सारी दुनिया में पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए जान दे देंगे। ये मेरी क़यादत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो के अलावा किया किसी ने नहीं है। जब मुसीबत आई है, हाथ के अंगूठे लगा के, पैर के अंगूठे लगा के सजदा रेज़ हो के लोग भागे हैं। ये तो अब तारीख है, देखिए अरबाब साहब जरा बैरिस्टर साहब ने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आपसे रिक्वेस्ट की थी कि अपने मौके पर सर जब आपका मौका आएगा पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। सर बात पूरी कर लेना सर, आप नोट कर लेना सर, ये पॉइंट्स नोट कर लें, आप अपने मौके पे फुल जवाब दीजिएगा सर, फुल टाइम होगा आपके पास। ठीक है, ये बड़ा कोई अजीब आदमी है, मैं तो ना इसे पता बात करने का, ना इसे तहजीब है। ठीक है सर, ये सर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में सर आमिर साहब आपके साथ ही दोबारा ये प्रोग्राम का सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो नाज़रीन यहां पर शामिल करेंगे एक मुख्तसर सी ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू कर रहे थे बैरिस्टर आमिर हसन साहब। बैरिस्टर आमिर हसन साहब सर, गुफ्तगू सर आप जारी रखिएगा सर, बस थोड़े से तीखे अल्फाज जो हैं वो ना इस्तेमाल कीजिएगा किसी के लीडर के बारे में सर। देखिए सियासत में अल्फाज ही तो होते हैं, बात की जाती है, इसी में हौसला पैदा करना चाहिए। इन्होंने इतनी देर बोले हैं, मैंने सुने, अब मेरी टर्न है, मेरी बात सुने। अगर किसी में हौसला नहीं है तो वो सियासत ना करें। ये सियासी रहनुमा है, कोई पैगंबर और वली तो नहीं है कि तारीफों के पुल बांधे जाएं। देखिए मैं और अच्छे तरीके से, मेरे पास तो भी अल्फाज होते हैं, मैं और कर लेता हूँ। देखिए कुर्बानी इस तरह आप जांच लें कि मेरे लीडरान ने कुर्बानी दी, शहीद भुट्टो और शहीद बीबी ने, आज वो शहादत के बाद भी रेलेवेंट है। और जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी या जो भागे या भगोड़े हुए, वो जिंदा होके भी इररिलेवेंट है। तो ये सियासत के कुछ सबक होते हैं, हमें आगे बढ़ना है, सियासत सीखनी चाहिए, जमहूरियत सीखनी चाहिए। अगर कोई जनरल ज़िया के साथ रहा है और उसकी कब्र से ऐलान करता रहा तो है सर नवाज शरीफ साहब की सर कोई कुर्बानी नहीं, आप कह रहे हैं सर जिंदा की कोई कुर्बानी नहीं सर? नहीं, हम तो आज भी हुकूमत में हैं। जी हुकूमत उनकी गई है जी, मुझे बात करने दे, फिर वही तरीका है। अरबाब साहब जरा एक मिनट बात कर लेने दें, अरबाब साहब जरा प्लीज इनको सर। जी जी इर्रेलेवेंट है तो हमारी हुकूमत है ना, हुकूमत नहीं रेलेवेंट है सर, रेलेवेंट है आपके लिए तो सर, रेलेवेंट है उनके लिए सर, उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनको तो सुन ले सर। जी देखिए जी, हुकूमत इनकी 2 दफा गई है, ये उसके बाद कोई साल एक के लिए कैद में भी रहे हैं और उसके बाद 10 साल का मुआहदा करके चले भी गए हैं, जलावतन रहे हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सऊदीया गई, जब इन्हें सारे लोग छोड़ गए थे, इनकी जमात में 17 लोग रह गए थे, बीबी ने जाके इनके साथ एग्रीमेंट किया, COD की, फिर बीबी वापस आई जान हथेली पे रख के और इन्हें भी वापस लेके आई, जिसमें बीबी ने शहादत भी दी। तो ये है पाकिस्तान की तारीख। अब इसे कोई अपनी तरह रखना चाहे तो रखता रहे। दूसरा, मैं यहाँ पे आपके तजिया निगार साहब ने बात की, हमारी आदत है कि हम खुद अच्छा होने के लिए बाकी सारी दुनिया को गलत साबित कर देते हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज गलत है। ये गलत है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत, 30 साल में 27 साल जद्दोजहद, 3 साल हुकूमत और जद्दोजहद भी ऐसी कि अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ किया। भुट्टो साहब के जो कातिल थे या कत्ल का मुतालिबा करते थे, उन्हें भी बिठाया सियासी सलमान जी थोड़ा सा मौका दे देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मुझे बात पूरी कर लेने दें, मुझे बात पूरी कर लेने दें। COD की बात की, COD पे हमने अमल दरामद कर दिया है, लेकिन हमने जुडिशरी को नकेल डाली है। वो जुडिशरी जो हुकूमतें खत्म कर रही थी, जो वजीर आजम को घर भेज रही थी, इफ्तिखार चौधरी की सूरत में जुडिशल इंपीरियलिज्म लेके बैठी हुई थी, वो जुडिशरी जिसमें पाकिस्तान का
भट्टा बिठा दिया, डैम बना रहे ठीक थे, हो गया। पार्लियामेंट के बनाई हुई आइन साजी को खत्म कर रहे थे, तो ये कंट्रोल किया। आइडियल सूरत हाल आज ठीक भी हो नहीं गया, है। बिल्कुल उसी के ठीक लिए हम पॉइंट कह रहे हैं कि सीओडी को आगे बढ़ाया ठीक जाए ठीक और बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया। हम्माद साहब, सर आप कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे सर। आप ही तारीख आपके सामने है, मामला सब आपने देख लिए, तो सर आप आज आप ही बता दें सर, दरिया को कूजे में बंद कर दें कि सर किसने बेहतरीन जेल काटी, कौन जो है वो अभी तक आप समझते हैं इन सारे मामलात में सुरखरू हुआ? सबने जेलें काटी, सबने मुश्किलात का सामना किया। यानी 30 साल जेल भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने काटी, बेनज़ीर भुट्टो ने काटी, भुट्टो साहब फांसी चढ़े, नवाज शरीफ साहब ने काटी, इमरान खान साहब काट रहे हैं, सब ने, कौन बचा? लेकिन क्या उन्होंने कुछ सीखा? असल बात यह है। दूसरी बात, बैरिस्टर साहब ने मेरे हवाले से बात की। देखिए, इस प्रोग्राम में तीनों जमातों के नुमाइंदे मौजूद हैं, यानी बैरिस्टर साहब पीपल्स पार्टी के हैं, आमिर साहब पीटीआई के हैं, अरबाब साहब हमारे दोस्त हैं मुस्लिम लीग के हैं, मैं तो सहाफ़ी हूँ। देखिए, उन्होंने मेरे हवाले से बात की, हमने तो इग्नोर किया सर, हमने तो बहुत सी बातों को पसेपुश डाल दिया। हमने उस हवाले से बात नहीं की। हम तो ये चाहते हैं कि सियासी जमातें महफूज हो, आगे की तरफ जाए, आईन और कानून की बालादस्ती हो इस मुल्क में, ताकि सियासी लोग महफूज हो। वरना हम बात करते तो हम फिर बहुत से नुकात उठा सकते थे। क्या भुट्टो दौर में वली खान और उनके तमाम साथियों को जेलों में नहीं डाला गया हैदराबाद ट्रिब्यूनल में? क्या FSF नहीं बनी? क्या नवाब मोहम्मद अहमद खान का कत्ल नहीं हुआ? क्या PNA की तहरीक पर जगह जगह गोलियां नहीं चलाई गई? इसी तरह फिर दूसरे अदवार में, दूसरी जमातों के अदवार में भी हुआ। नवाज शरीफ ने सैफुर रहमान और एहतसाब ब्यूरो के ज़रिए दूसरे अपने मुखालिफिन के साथ क्या किया। फिर इमरान खान ने अपने मुखालिफिन के साथ क्या किया कि DG FIA को बुलाकर फ़लाँ पर गद्दारी का मुकदमा बना दो, फ़लाँ पर। भाई आप लोग खुद इस तरह कर रहे हैं। हम तो आपके साथ खड़े हैं ताकि आपकी सियासत जिंदा रहे, ताकि इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती हो। लेकिन किसने सीखा उससे? तमाम सियासी जमातें जब इक्तदार में आती है, फिर न उनको आईन याद रहता है, न कानून याद रहता है, न पार्लियामान की सुपरमेसी याद रहती है, न अदालती और इंसाफ का निज़ाम याद रहता है। बिल्कुल ठीक हो गया। यकीनी तौर पर तमाम सियासी जमातें ही इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदार हैं। इनको बिल्कुल जी बिल्कुल भुट्टो साहब के दौर की 60 साल पुरानी, जिसे पीपल्स पार्टी ने दुरुस्त किया, और हमारी बीबी की दोनों हुकूमतें, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी की हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं रहा। भुट्टो साहब के मामला थे तो उन्हें खत्म किया, बीबी ने कदम। आमिर साहब आपकी तरफ भी आ रहा हूं सर, आमिर साहब आपकी तरफ। गलतियों से सीखा। अब आप पुरानी बात जिसे सीख लिया है वो भी नहीं है, तो फिर आप तारीख के तालिब इल्म नहीं है, आप बाइसेस के परवरदा है। तो भाई सियासी कैदी कभी सियासी हुकूमतों में होते भी नहीं है। आज भी इस मुल्क के मकबूल सियासी लीडर जेल में है, लेकिन क्या उसे किसी सियासी जमात ने जेल में डाला है? ठीक, चलें, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद नाज़रीन यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक मुख्तसर सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आमिर मुगल साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ। आमिर मुगल साहब, सर बात वहीं पर एक दफ़ा फिर से तहरीक की कॉल दे दी गई और वाज़े, और उन्होंने कहा जी अब हतमी कॉल है ये, तो सर कैसे? क्योंकि आपके सर यूं लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब का कोई और बयान आ रहा है, गंडापुर साहब का कुछ और बयान आता है, तो यूं लगता है कि आपस में आपकी कोई कोलैबोरेशन ही नहीं है। तो सर फिर जो आपके वोटर सपोर्टर्स हैं सर, उनको कौन डायरेक्शन देगा सर? जी, मैं सबसे पहले तो बड़े हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं अरबाब खिदर हयात साहब, उनसे गुजारिश करूंगा, अच्छा नहीं लगता वो हर बंदे की बात में इंटरप्ट करते हैं। अब बैरिस्टर आमिर हसन साहब हैं, मेरा इनसे शदीद इख्तलाफ होता है, हमाद हसन साहब हैं, मेरा इनसे भी शदीद इख्तलाफ होता है, लेकिन हर बंदा अपनी टर्न पे बात करता है, दूसरे की बात समझता है, उसका जवाब देता है। तो मैं गुजारिश करूंगा आपके जरिए कि अरबाब साहब थोड़ा सा हथौड़ा रखा करें। दूसरी बात, कैनी साहब, आप जो सीन या जो मनाजर दिखाना चाह रहे हैं ना कौम को, देखिए कौम इन मनाजर से तंग आ चुकी है। आप रोजाना, मैंने पिछले 1-2 प्रोग्राम में भी देखा कि आप इधर एक नुरा कुश्ती लगा के बैठ जाते हैं पीपल्स पार्टी की और नून लीग की। वो भाईजान
इनको एक हवालदार कंट्रोल करते हैं, इनकी क्या जरूरत है एक दूसरे से बाहर जाए। एक के जाली वोटों से एक वज़ीर आज़म बना हुआ है, दूसरे के जाली वोटों से दूसरा सदर बना हुआ है। दोनों इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, इकट्ठे हिसाब करते हैं, इकट्ठे मुल्क को लूटते हैं, इकट्ठी करप्शन करते हैं, इकट्ठे हिस्से बखरे करते हैं। एक को बलोचिस्तान और सिंध लूट में दे दिया गया और गिलगित और आजाद कश्मीर दे दिया गया लूट के, दूसरे को पंजाब और वफाक लूट का माल दे दिया गया। दोनों आपस में शीरो शक्कर हैं। जब इलेक्शन आते हैं, जीपी का इलेक्शन हो, आजाद कश्मीर का इलेक्शन हो, असल इनके लिए जो डर है, असल जो इनके लिए खौफ है, असल जो इनके लिए मौत का पैगाम है, वो गब्बर सिंह है जो जेल में बैठा हुआ है, जिसके खौफ से एक सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो इसलिए आप कौन को एवं खाम खा एक एंटरटेनमेंट दिखाना शुरू कर देते हैं। इनकी क्या जरूरत है जी एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, जाके दिखाए ना जरा, जाते ना बजट में 1.5 मिनट में बिलावल जरदारी नाराज था, राजी होकर वापस आ गए। इतनी देर में तो बीवी उससे राजी होकर वापस नहीं आती है। तो असल बात यह है कि आप कौम का टाइम ना जाया करें, इनकी नूरा कुश्ती में कौम को कोई दिलचस्पी नहीं है। अब आ जाए आपने जो बात की कि तहरीके इंसाफ कोई मुहिम चलाने जा रही है, कोई एहतजाज करने जा रही है, तो भाई हमारे लिए एहतजाज के अलावा रास्ता कौन सा है? सलमान कैनी साहब, अदलिया मफ्तू हो चुकी, 27वीं 28वीं तरमीम के जरिए पार्लियामान को 8 फरवरी को मफ्तू कर लिया गया, हमारा मैंडेट लूट लिया गया, हमसे निशान भी छीना था, फिर भी हम 2 ताई अक्सरियत देंगे, वो लूट के दे दिया गया। कोई पीपल्स पार्टी को, कोई नून लीग को, कोई एमक्यूएम को, कोई तो सर अगर इस हद तक मामलात हैं तो सर फिर सुलह कर लें सर। फिर क्यों इतनी गर्मी में जेलें काटनी और फिर इतनी मशक्कतें? तो सर फिर सुलह कर लेनी चाहिए सर। हाँ, क्या नहीं सर, इस पॉइंट को भी जरा समझे आप। सर सुलह किन शराइत पे होगी? अगर आप ये समझते हैं कि तहरीके इंसाफ या इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह आइन और कानून की बालादस्ती पे कॉम्प्रोमाइज करके सुलह करे, तो वो इमरान खान नहीं करेगा। इसी चीज की तो उसको सलाह मिल रही है ना। देखिए 73 साल की उम्र है, उसको 6, 7, 8 माह हो गए हैं, उसको क़यादे तन्हाई में रखा हुआ है। उसकी बूढ़ी बुजुर्ग बहनें हलीमा खान, नौरीन अपा, डॉक्टर और सैकड़ों हजारों कारकुनान जाते हैं, उन पे लाठी चार्ज होता है, हर मंगल को उन पे झूठे पर्चे दिए जाते हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ी जाती हैं, गिरफ्तार किया जाता है, सिंगल टेम्परेचर पे उनके ऊपर वाटर कैनन फेंकी जाती है। इमरान खान की आंख तकरीबन एक जाया हो चुकी है, उनकी बीवी बुशरा बेगम की आंख तकरीबन जाया हो चुकी है। तो इमरान खान खड़ा किस लिए है, इसको सलमान कैनी साहब समझे। इमरान खान कहता है हर इदारा अपनी डोमेन में चला जाए, एस्टैब्लिश्ड अपनी डोमेन में काम करे, हमारी अफवाज अपनी डोमेन में काम करें, पार्लियामान अपनी डोमेन में काम करे, हुकूमत अपना काम करे, इदारे अपना काम करे। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। सुपरमेसी की लड़ाई लड़ रहा है इमरान खान, सिविल सुपरमेसी की जंग लड़ रहा है इमरान खान, बिल्कुल और इस ये जंग ना लड़ सका जरदारी, ना ये जंग लड़ सका नवाज। ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक है। अरबाब साहब से पूछ लेते हैं। अरबाब साहब, सर आपने सुलह करनी है कि नहीं करनी? सर अब सुलह कर लें। देखिए सलमान भाई, अरबाब साहब 1 मिनट, वो लास्ट पॉइंट बता दें। जी जी एक पॉइंट सर, जी अमाल हसन साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि सब ने जेलें काटी है, नवाज शरीफ ने भी काटी, जरदारी ने भी काटी, इमरान खान ने भी काटी, बेनजीर भुट्टो ने भी काटी। लेकिन सर इस बात को समझे, जितना जुल्म इमरान खान पे हुआ, जितना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे हुआ, इतना इससे पहले किसी पार्टी पे नहीं हुआ। आप मुझे दिखाएं 5 लाख कारकुनान पे पर्चे दिखाएं, 50,000 कारकुनान गिरफ्तार दिखाएं, आप 50 के करीब कारकुनान मुझे शहीद दिखाएं। आप सर पूछ लेंगे सर, अभी अमाल साहब से पूछते हैं। बिल्कुल ठीक है। में आज तक पर्चे हुए हों तो इस तरह की जेल किसी ने काटी हो जिस तरह की इमरान खान काट रहा है, तो ये फर्क तो मलूज़े हाथ में रखे। बिल्कुल ठीक हो, सबने काटी है, इस पर बात कर लेते हैं सर। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक। जी अरबाब साहब, सर सुलह कर लें सर मामलात, इससे पहले कि आप खुद ज़ेरे अताब आ जाएं, तो बैठ के सर कुछ अच्छी जो है कोई आपस में कोलैबोरेशन बना लें और कोई मामलात सुलझा लें सर। सलमान भाई, ये मोगल साहब की बातें सुनकर मुझे हंसी भी आ रही थी, और चूंकि फिर वो नाराज होते हैं इसलिए मैं कुछ कह भी नहीं रहा था। देखिए, एक तो उन्होंने ये बात आज क्लियर कर दी है कि इमरान खान साहब जो है ना, तो वो उन्होंने वो अमजद खान एक फिल्म में थे गब्बर सिंह, तो वो जो थे ना वो डाके डाला करते थे, वो डाकू थे। तो ये तो उन्होंने आज खुद कह दिया, हमने तो नहीं कहा ना, उन्होंने खुद कह दिया है कि गब्बर सिंह जेल में है। तो अगर वो किसी अच्छी की मिसाल भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद साबित कर दिया कि इमरान खान साहब कौन है, किससे उनसे उनका मुवाजना कर दिया है। दूसरी बात ये है ना कि मैं जरा ये भी क्लियर करता चलूं कि हमारे जो पीपल्स पार्टी के मेरे भाई है, तो वो कह रहे कि नवाज शरीफ साहब की कुर्बानियां नहीं है।
तो नवाज शरीफ साहब की इस मुल्क के लिए जितनी कुर्बानियां हैं ना, तारीख में उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए, मुझे वो दिन भी याद है कि जब लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, उस जहाज में मैं भी उनके साथ था 2018 में। काफी ज्यादा जर्नलिस्ट हमारे दोस्त उसमें बैठे हुए थे। अब मुझे याद नहीं कि हमाद हसन साहब हमारे साथ थे या नहीं, लेकिन जब हम लाहौर पे लैंड कर गए और वहां पर जो है ना, नवाज शरीफ साहब तो खुद गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, मरियम नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ थी, लेकिन जब वो लैंड कर गया जहाज वहां पे लाहौर एयरपोर्ट, तो जिस किस्म का सलूक वहां पे हुआ था, जो जहाज पे जिस तरह वो चढ़े थे और फिर उनको जिस तरह घसीटा जा रहा था, आप हैरान हो जाते। अगर मियां नवाज शरीफ साहब चाहते तो वो की जिंदगी भी गुजार सकते थे, उन्हें यहाँ पे आने की कोई थी, लेकिन वो मुकदमा सामना करने आए थे और कह रहे कि मियां नवाज शरीफ चले गए थे 90 के बाद मुशर्रफ की कूद। तो देखिए, ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाता चलूं कि उनको जबरदस्ती ले जाया गया था, क्योंकि पूरी बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया सर, पॉइंट आ गया आपका, बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब से पूछ लेते हैं। बैरिस्टर साहब, सर ये तो वैसे फिर ठीक है सर, अगर आप ये नवाज शरीफ साहब का दौर निकाल दें पाकिस्तान से सर, फिर तो सिर्फ ढांचे ही बच जाते हैं सर, खंडर ही बच जाता है। देखिए, मैं इस बहस में क्या तारीख फैसला कर देगी, मैंने तो बार बार कह दिया है कि अब क्या बात करें, एग्रीमेंट करके गए नहीं गए, ये तारीख के हिस्से हैं। देखिए, इन्होंने पहले भी बातें की, जी बल्दियाती इलेक्शन जैसे हुए हैं सिंध में, वैसे हम कैसे करवाएं। हाँ, वैसे नहीं आप करवा सकते, आपने जो करवाए हैं उस पर अभी तक शोर है, और पंजाब की हुकूमत आपके किस तरह है वो शोर है। पर मैं फिर छोड़ता हूँ, इनका पहले इतना बुरा हाल हुआ है, अब मैं क्या कहूँ। दूसरी बात, पीटीआई के मेरे दोस्त हैं, मैं हमेशा इन पे मुझे तरस आता है, लेकिन जब आप इनका चुप रहना ही अच्छा है। जब ये बोलते हैं, इनका काम स्यापे के अलावा कोई नहीं, ये स्यापा शुरू हो जाते हैं, ला 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 ला, मारे गए, और कहते हैं जी इमरान से अच्छी कोई जेल नहीं काट रहा। पहले 14 साल आसिफ जरदारी साहब की तरह जेल में रहे, और मैं नहीं कहता शहीद भुट्टो की तरह शहादत तक जाए, वो तो शहादत तक जाना तो वो खुदा की कबूलियत होती है। तो मैं ये वैसे भी इन्हें जिंदगी का शौक है, इन्हें अल्लाह उम्र खिज़र दे। तो ये क्या है क्या नहीं, फिर कहते हैं जी जैली इलेक्शन से कोई वजीर आजम बन गया, ठीक, कोई सदर बन गया, और आप जैली इलेक्शन से वजीर आला बने हुए हैं। आप तुम बाजवे की गोद में बैठ के आए थे, वरना आपकी सियासी हकीकत क्या थी? एक आम सा कप्तान था, पाकिस्तान में सैकड़ों कप्तान गुजरे हैं, उसमें से एक कप्तान था। अगर वर्ल्ड कप की बुनियाद पे वजीर आजम बनाया जाए तो फिर तो बारी ना एक क्रिकेटर के अलावा ऑस्ट्रेलिया में चले सर, वर्ल्ड कप जीतना भी सर कोई मामूली बात तो नहीं है सर, ठीक है, ठीक, तो ये बस ये बेचारे रुदालियां हैं, ये स्यापा करने आते हैं, चले ठीक दिया के जाए, ये रुदालियां हैं पीटीआई की। चले ठीक हो गया। हमाद हसन साहब, सर आप ही कोई रास्ता बताएं सर, आगे बढ़ने का क्या रास्ता है? यूं लगता है कि अभी जो तलखियां हैं वो अपनी अरूज पर हैं और ऐसे ही रहेंगी। देखिए, रास्ता बहुत आसान है। मेरे दोस्त आमिर मुगल साहब ने बात की कि इमरान खान ने मुश्किल जेल काटी, बिल्कुल काटी। वो जो कहते थे ना कि 3 दिन जेल में रखेंगे तो फिर ये होगा वो होगा, 3 साल से बैठे हुए कि नहीं है। इस गर्मी में कोई एक दिन गुजार के दिखा दे। अहलिया समेत जेल में है, सैकड़ों कारकुनों ने जेलें काटी, हज़ारों पर मुकदमा थे। पंजाब की पूरी क़यादत, शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा, तमाम के तमाम बहुत बड़े जो उनके रहनुमा हैं वो सारे जेलों में काट रहे हैं। लेकिन क्यों काट रहे हैं और क्यों कंपैरिजन करें कि इमरान खान ने 30 साल जेल काटी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने 30 साल जेल काटी थी। और कैसी जेल काटी? 1948 में मत जेल में थे, कहते मुझे हर्निया की तकलीफ थी लेकिन डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर रहे थे। ऐसे ऐसे वह औकात दे के भुट्टो साहब एक तारीख रात को काल कोटली में फांसी पर हैंग हो रहे थे। वो इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम रहे थे। नवाज शरीफ साहब को गले से पकड़कर खींचा गया था। भाई किसने नहीं काटी? सब ने मुश्किलात का सामना किया। लेकिन इन सियासतदानों की नालायकी देखे ना कि उन्होंने काम क्या वो आगे बढ़े, एक स्टेप आगे बढ़े। अगर वो इख्तियार में आते भी हैं तो उनके पास कितना इख्तियार होता है? बिल्कुल ठीक, कितने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते हैं। यही हमारा रोना है कि खुदा के लिए आप 1 पॉइंट एजेंडे पर आ जाएं, आईन और कानून की बालादस्ती सबको ऑन बोर्ड ले ले,
बिल्कुल सबको ठीक हो वोट गया, दें। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी मिसाक जमहूरियत की बात करनी चाहिए। ऐसी मकबूलियत क्या क्या फायदा कि आप जेल में हो। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पर हालात जैसे भी हों वहां पर बात यही है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। इसी तरह से एक नए प्रोग्राम के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।